गुड आफ्टरनून। आज नीट के फर्स्ट पेपर के क्लास में मैं आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर पिंटू कुमार, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था टीचिंग के बारे में, और टीचिंग के बारे में जब बताया था तो कैसे उसका मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत से विद्वानों का डेफिनेशंस दिया था और किस तरीके से एक टीचिंग का बेहतर एक अच्छा मतलब डिफिनेशन और कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। उसमें बहुत सी हमने बातों को किया था कि एक प्रैक्टिस है, एक पैडागॉजिकल रिलेशन है, एक अच्छा इफेक्टिव इन्वायरमेंट होना चाहिए, इंटरपर्सनल इंटर कम्युनिकेशन स्किल हो जो ट्रांसमिट करते हैं, है ना। बहुत सी ऐसी बातों को रखा था। उस क्लास के बाद आज हम लोग सेकंड क्लास में ये देख रहे हैं कि कैसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग का क्या होता है, एक उत्तम शिक्षण की क्या क्या विशेषताएं होती है, इसके बारे में आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो आइए आपको हम सिलसिलेवार ढंग से इसके बहुत से टेक्निक्स के बारे में जानकारियां देते हैं। ये बहुत ही एक कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है जिसको बहुत ध्यान से इस पर एक एक पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है, और अगर इसमें किसी तरह का कोई क्वेरीज रहे तो आप बिल्कुल आप हमें पूछ सकते हैं क्लास के माध्यम से या यूट्यूब पर अपना कमेंट लिख कर। तो मैं आज बात कर रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, आप बढ़ा सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टीचिंग, है ना, उत्तम शिक्षण की क्या विशेषताएं हैं। तो पहला हम लोग बात करते हैं अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान। इसकी विशेषताओं को मैंने एक 17 पॉइंट में रखा है। ऐसे तो बहुत सा पॉइंट को समराइज किया जा सकता है, लेकिन 1 से लेकर 17 तक पॉइंट में रखा है, जिसके सभी पॉइंट्स को हम हिंदी और इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट भी किए हैं। इंग्लिश में कुछ चीज़ें अंतर हो सकता है, परंतु ये इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं या वो समझना चाहते हैं उनके लिए मैंने ये किया, और ये हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, तो दोनों को इससे अच्छा लगेगा, समझने में आसान होगा। तो पहली जो बात करते हैं अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान, जिसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफ डिजायरेबल इंफॉर्मेशन। कोई भी टीचिंग जो होता है वो इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि हमें विद्यार्थी को चाहिए क्या। अगर हम क्लास ले रहे हैं, पढ़ाना चाहते हैं कोई, तो एक जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं इंटरेस्ट, उसी हिसाब से हम उनको क्या चाहिए और किस तरह का उनके डिज़ायर क्या है, क्या पढ़ना चाहते हैं, तो एक हम लोग सिलेबस के हिसाब से कंटेंट रखते हैं उनके इंटरेस्ट को और उस तरह का पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो जो अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ डिजायरेबल इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स, के स्टूडेंट्स किस तरह का डिमांड चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है, क्या जो पढ़ना चाहते हैं इस तरह का सिलेबस के अंतर्गत, तो उनको एक्सचेंज करना, एक्सचेंज ऑफ डिजायरेबल इंफॉर्मेशन, जिसको अपेक्षित सूचनाओं को आदान प्रदान करना। प्रभावी नियोजन होना चाहिए, एक इफेक्टिव प्लानिंग, कि ये नहीं कि आज हम चले और जो मन में आए, बच्चों को नहीं पता, टीचर्स को भी नहीं पता, और जो मन में आए चलो भाई आज क्या पढ़ना है ये चीज़ निकालो। इससे स्टूडेंट्स में बहुत कुछ इंटरेस्ट बहुत लोग का होता है, नहीं भी होता है। तो इसलिए हमें ऐसे चीज़ों से बचने के लिए प्रभावी नियोजन होता है, इफेक्टिव प्लानिंग करना चाहिए अपने सिलेबस के हिसाब से, अपने कंटेंट के हिसाब से, कि आज का क्लास हमने प्रीवियस क्लास ये लिया है तो उसके बेस्ट पर, उसी पर आधारित हम नेक्स्ट क्लास ये लेंगे, ताकि बच्चों को बहुत, स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगे कि वो पहले से बहुत कुछ बातों को सीख कर आए, समझ कर आए, अच्छे तरीके से मेंटल अपना स्टेटस बना कर आए कि आज हमें ये पढ़ना है। उस पढ़ाई के साथ साथ बहुत से तकनीक होते हैं, बोर्ड है, किसी को प्रोजेक्टर पर पढ़ाना है, किसी को किताब लाना है, मटेरियल्स लाना है, प्रैक्टिकल कराना है, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट को लाना है। तो इसलिए कहते हैं कि इफेक्टिव प्लानिंग टीचिंग का बहुत बेहतर होता है कि हम पहले एक प्लानिंग के वे में पढ़ाई को लें। छात्र क्रियाशीलता की उपस्थिति, स्टूडेंट्स रिमेन्स एक्टिव। अब बहुत से ऐसे चीज़ है जो स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट ही ना लगे, तो इसीलिए छात्र क्रियाशीलता को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि प्रेजेंस ऑफ रिमेन्स एक्टिव स्टूडेंट्स रहे, ऐसा ना लगे कि थोड़ा पढ़ाएं और बोरिंग फील करने लगे। तो फिर उसके माइंड में बहुत सी चीज़ें जो हम पढ़ाना चाहे, टीचर्स के लिए भी बहुत दिक्कत होता है कि जिसके लिए पढ़ा रहे वो इंटरेस्ट नहीं रख रहा है, तो फिर टीचर्स लगता है कि मेरे क्लास का पढ़ाने का पर्पज़ क्या होता है। इसलिए छात्र क्रियाशीलता की उपस्थिति को बहुत ध्यान रखना है कि स्टूडेंट्स रिमेन्स एक्टिव ड्यूरिंग द होल क्लास, होल लेक्चर्स।
उसके बाद प्रजातांत्रिक आदर्शों के अनुकूल होना चाहिए, बेस्ड ऑन द डेमोक्रेटिक आइडियाज होना चाहिए। ये बिल्कुल ही ये ध्यान स्टॉप करना है ना, तो साइड से नीचे करना है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक आइडियाज पर होना चाहिए, प्रजातांत्रिक आदर्शों के अनुकूल होना चाहिए। ये कहते नहीं कि कोई विद्यार्थी बहुत अच्छा पढ़ रहा है, रिच फैमिली का है, तो उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। जो विद्यार्थी बहुत नहीं पढ़ पा रहा है, जिनका मंद बुद्धि है, किसी चीज़ों को बहुत आसानी से नहीं समझ पाते, उनका इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, तो हमें ऐसे भी विद्यार्थियों को बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, बहुत कमज़ोर वर्ग से आता हो, है ना, और बहुत समाज में अच्छा उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिला। तो ऐसे इसलिए कहा जा रहा है कि जो टीचिंग का होना चाहिए वो प्रजातांत्रिक आदर्शों के अनुकूल होना चाहिए, है ना, प्रजातांत्रिक आदर्शों के अनुकूल होना, बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, और उस आइडियाज पर होना चाहिए कि जिसमें एकदम बिल्कुल स्टूडेंट्स के बीच में या शिक्षक के बीच में विभेद ना हो। कई बार टीचर्स भी बहुत नीचे वर्ग से होते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स उनको ह्यूमिलिएट भी करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में जो टीचिंग होना चाहिए वो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से आइडियल्स वे में होना चाहिए, जिसलिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर सहानुभूति और करुणा पर आधारित होना चाहिए। हमेशा टीचर्स का कोई भी स्टूडेंट्स नहीं समझ पा रहे हो, बार बार समझाना पड़ रहा है, इरिटेट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपैथेटिक होना चाहिए, सहानुभूति होना चाहिए उसके बारे में, हमेशा उसके प्रति करुणा रखे, उसकी कमजोरियों को समझे, उसकी प्रॉब्लम्स को समझे। कोई विद्यार्थी, बहुत बार ऐसे घरेलू समस्याएं होती हैं, मानसिक समस्याएं होती है, वो उस छात्र का जो अवस्था होता है, वो अपने अवस्था में बहुत से ऐसी समस्याएं होती है, उन समस्याओं को ध्यान रखते हुए उनके प्रति बिल्कुल सहानुभूति पूर्वक विचार होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, दया रखना चाहिए, ताकि वो समझ सके कि वो आपसे जुड़ सके, उनको लगे कि सर या जो पढ़ा रहे हैं, हमारे जो गुरुजी हैं, वो हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं, कद्र कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आपसे इमोशनली बहुत जुड़ेंगे। इसलिए सहानुभूति और करुणा पर आधारित होना चाहिए, सिंपैथेटिक एंड फुल ऑफ पिटी, दया पर होना चाहिए, करुणा पर होना चाहिए, निर्देशात्मक होना चाहिए, डायरेक्शनल भी होना चाहिए। ये नहीं कि इतना हम फ्रेंडली हो जाए, इतना हम फ्री हो जाए कि स्टूडेंट्स ही हमारी बात को ना समझे। इसलिए डायरेक्शनल होना चाहिए, निर्देश के रूप में होना चाहिए कि ये चीज तुम्हें करना है, आज तुम्हें जो असाइनमेंट दिया है, एनी हाउ यू हैव टू सबमिट दिस असाइनमेंट विद इन 1 and 2 days. It should be very directional so that the students can understand, students can give his contribution या help to the conducive environment of the teaching and class. तो निर्देशात्मक होना चाहिए, छात्र शिक्षक सहयोग होना चाहिए, कॉपरेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स होना चाहिए, टीचर्स का हमेशा स्टूडेंट्स के प्रति सहयोगात्मक भूमिका होना चाहिए कि स्टूडेंट्स थोड़ा उड़नता हो सकते हैं, शरारत हो सकते हैं, परंतु जैसे एक कुम्हार की तरह थपथपा कर एक शेप दिया जाता है, उसी तरीके से शिक्षक को भी स्टूडेंट्स की उड़नता को नज़रअंदाज करते हुए उसे यथासंभव बार बार प्रयास करना चाहिए कि उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, सकारात्मक सोच विकसित हो, और जो पढ़ाई का उद्देश्य है वो उसको समझ सके। इसलिए छात्र शिक्षक में सहयोग होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए, छात्रों के पूर्व ज्ञान का उपयोग होना चाहिए, यूटिलाइज प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई क्लास में प्रोग्रेस हुआ, प्रमोशन पाकर किसी अपग्रेड हुआ, दूसरे क्लास में गया, हायर क्लास में गया, तो उसको कोशिश होना चाहिए कि उस स्टूडेंट्स के बीच में जो इंटरेक्टिव संवाद चल रहा है, उस इंटरेक्शन के दरमियान उसकी बहुत से प्रीवियस नॉलेज को भी रिमाइंड किया जाना चाहिए, उनको बार बार रिमाइंड लाना चाहिए, स्मरण याद कराते रहना चाहिए, ताकि उसकी नॉलेज की प्रभावशीलता बनी रहे, उसकी एक्टिवनेस बना रहे, और उस नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइज हो सके। इसलिए छात्रों के पूर्व ज्ञान का भी उपयोग किए जाते रहना चाहिए एक शिक्षक के द्वारा अपना लेक्चर के दरमियान में, तभी उस छात्र का बेहतर तरीके से प्रोग्रेस करेगा, डेवलप करेगा, और एक अच्छा माहौल क्रिएट होगा। उनको लगेगा कि मैं तो ये जानता हूँ, इसलिए बड़ा इंटरेस्ट उसमें होगा जाने हुए चीज़ों पर। प्रगतिशील शिक्षक होना चाहिए, प्रोग्रेसिव टीचिंग होना चाहिए कि हमेशा नए नए चीज़ों के तर्क के आधार पर बातचीत होते रहना चाहिए। रिलेवेंस मुद्दे हैं, समसामयिक चुनौतियां हैं, मुद्दे हैं, बहुत से ऐसे तर्क होते हैं जिसके बारे में
सोचना चाहिए, डिस्कशंस होते रहना चाहिए, ताकि वो लगे कि जो हम आसपास में जो चीज़ें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको आज हमने पढ़ा। तो इसलिए प्रोग्रेसिव शिक्षण होना चाहिए, बहुत प्रगतिशील आइडियाज होना चाहिए हमेशा अपने पढ़ाई के दरमियान में। उत्तम शिक्षण विधियों पर आधारित होना चाहिए, बेस्ट टीचिंग मेथड्स पर होना चाहिए। ये नहीं कि हम परंपरा के आधार पर बढ़े जा रहे हैं, बोर्ड पर तो कभी इस पर, कभी जरूरत पड़े तो स्मार्ट क्लास की जरूरत पड़ रही है, नए नए प्रोजेक्टर पर पढ़ाने की बात हो रही है। बच्चे बहुत तरीके से सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, फिगर्स बेस्ड हो, बहुत से स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड हैं। तो इस तरीके से उत्तम शिक्षण विधियां क्या क्या हो सकती है, प्रैक्टिकल के माध्यम में हो, लैब के माध्यम में हो, साइंस का लैब हो, कोई भी लैब हो, प्रैक्टिकल का लेबोरेटरी हो, उस सब में उत्तम शिक्षण विधियों पर आधारित होना चाहिए, बेस्ट टीचिंग मेथड्स होना चाहिए, जिससे स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशंस मिले, वो समझ सके, और सबसे बड़ी बात है कि वो अपने को एक्टिव रखेगा और इंटरेस्टेड रखेगा उस पढ़ाई के प्रति। उपचारात्मक होना चाहिए, रेमेडियल्स होना चाहिए, जो समस्याएं आ रही उसका समाधान बिल्कुल होते रहना चाहिए। और ये नहीं कि बहुत सी बातों को, ज्ञान का हम बहुत से दें, थोड़े ही लेवल पर दें, लेकिन उसका क्या रिजल्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए कि बहुत सी चीज़ों को समाधान कैसे हम कर रहे हैं, किस तरह का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ताकि उसको ये पता चले कि हाँ, हम जो पढ़ रहे हैं इसका क्या रिजल्ट आ रहा है, इसका क्या उपयोग हो रहा है। निदानात्मक होना चाहिए, डायग्नोस्टिक होना चाहिए। जैसे बहुत सी चीज़ें होता है कि हमारे बीच में बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, उनको नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसको एक का, क्योंकि देखिए कोई भी विद्यार्थी जो होता है वो सिर्फ इसलिए नहीं कि क्लास में आ गया इसलिए वो सीखना है, उसके साथ बहुत से मानसिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि भी जुड़ा होता है, फ्रेंड सर्कल में भी होता है। तो हमें उसकी उस आंतरिक समस्याओं को भी समझने का प्रयास करना चाहिए कि बार बार पढ़ाने के बाद, बार बार अच्छी शिक्षा देने के बाद फिर भी ये चीज़ों को नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए उसको डायग्नोस्टिक्स वे में, जैसे एक रोग का उपचार करने के पहले डॉक्टर बहुत से समस्याओं को देखता है, पूर्व का अध्ययन करता, उसके बाद वो इफेक्टिव मेडिसिन का और सलाह देता है। टीचर्स बिल्कुल एक डॉक्टर्स की भूमिका में निदानात्मक होना चाहिए, डायग्नोस्टिक्स उसका करना चाहिए, ताकि ये लगे कि उस विद्यार्थियों की जो समस्याएं आ रही हैं, उस समस्याओं को अगर निराकरण करे तो ये बेहतर अपना रिजल्ट आउटपुट दे सकता है। छात्र योग्यता का संवर्धन, इंकरेजमेंट होना चाहिए, उसकी जो योग्यता है ना, उसका प्रमोशन होना चाहिए, उसको इंकरेजमेंट होना चाहिए कि आज तुमने बहुत अच्छा किया है, क्लास में बहुत बेहतर प्रभाव रहा है, उसका अप्रिसिएशन होते रहना चाहिए, ताकि इससे दूसरे विद्यार्थियों को भी मोटिवेशन मिलेगा कि कल हम भी अच्छे क्लास में करेंगे तो हमारा भी क्लास की क्लासमेट या टीचर्स या पूरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लोग जो भी हमको बहुत इंकरेज करेंगे, हमें प्रमोशन देंगे, हमें अवार्ड मिलेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा। इसलिए बहुत से बच्चों को जगह जगह पर टेस्ट लेकर, असेसमेंट लेकर, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लेकर उनको बहुत से योग्यता के आधार पर मूल्यांकन करते हुए उनको इंकरेजमेंट करना चाहिए। शिक्षक की उपस्थिति दार्शनिक और मित्रवत होना चाहिए, फ्रेंडली एंड काल्म एटीट्यूड होना चाहिए। टीचर्स जब भी अपने टीचिंग क्लास में जाए, वो अपनी सारी मानसिक परिस्थितियों को बाहर करके, उनके हर एक सिचुएशन की समस्याओं को दूर करके इस तरीके से उन्हें क्लास में जाना चाहिए कि जाते ही लगे कि मेरे ही एक नया फैमिली है, एक परिवार है, और बिल्कुल फ्रेंडली, जैसे आप घर में अपने बच्चे से, अपने परिवार से करते हैं, उस तरीके से फ्रेंडली और काम एटीट्यूड होना चाहिए। एक बढ़िया नॉलेज के साथ अपने दिमाग में, सिर्फ माइंड में ये होना चाहिए कि हमने क्या आज ये सोचा है और कैसे इन बच्चों को, इन विद्यार्थियों के बीच में हम अपने नॉलेज को ट्रांसमिट करें, इनको हम संप्रेषित कर दें, इस तरह का ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेंडली इन्वायरमेंट में। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कक्षा व्यवहार होते रहना चाहिए। कोई भी चीज़ हो, ऐसे नहीं कि कहीं इधर उधर मिल जाए, एक क्लास के सिस्टम में ही अध्ययन होते रहना चाहिए, क्योंकि क्लास एक सब अपने रूटीन के हिसाब से एडजस्ट होते हैं, स्टूडेंट्स है, टीचर है, एक रूटीन एक फॉलो होता है, एक टाइमली, एक रेगुलरिटी को मेंटेन होता है। इसलिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, चाहे वर्चुअल क्लास की हम लोगों ने बातें किया कोरोना के टाइम में, तो कहीं ना कहीं इंटरनेट पर या जो आप हम लोग
जूम ऐप हो गया या जियो मीट हो गया या गूगल मीट हो गया, तो कहीं ना कहीं एक टाइमिंग निर्धारित था, वर्चुअल वो क्लास हुआ, अप्रत्यक्ष क्लास हुआ या प्रत्यक्ष जो क्लास में, उस तरीके से व्यवहार होते रहना चाहिए, क्लास ओरिएंटेड होना चाहिए। छात्र शिक्षक में सौहार्दपूर्ण संबंध होना चाहिए, हमेशा हेल्दी रिलेशंस होना चाहिए, बहुत ही बेहतर रिलेशन होना चाहिए और सहयोगात्मक रिलेशन होना चाहिए, तभी शिक्षक जो चाहेगा उस विद्यार्थी को अपने बेहतर तरीके से रिजल्ट दे सकेगा। क्योंकि भारत की, अब मेरा 16 पॉइंट जो हमने चर्चा किया था कि पुनः एक बार रिपीट कर रहा हूँ, छात्र शिक्षक में सौहार्दपूर्ण संबंध होना चाहिए, मतलब एक हेल्दी रिलेशन होना चाहिए विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच में, और इस तरह का एक इंटरटेनमेंट और बेहतर आनंदित माहौल होना चाहिए, जहां विद्यार्थी भी अपने आप को लगे कि मैं इस जगह पर जो अध्ययन कर रहा हूं या शिक्षक मेरे को काफी प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, और उनके बीच में पारस्परिक एक इंटरेक्शंस होना चाहिए। 17वां जो हम पॉइंट कर रहे हैं, संवेगात्मक स्थिरता की उपस्थिति, जिसको इमोशनल स्टेबिलिटी होना चाहिए। जब भी कोई शिक्षक, अगर जो उत्तम शिक्षण की विशेषता है, अगर एक टीचर्स अपने क्लास में या विद्यार्थियों के साथ, ये नहीं जरूरी नहीं कि कई बार विद्यार्थी बाहर में भी मिलते हैं, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है कि हमारा व्यवहार, हमारा व्यक्तित्व विद्यार्थियों को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, और बाहर में भी मिलता है, बहुत से उनके जिज्ञासा होती है और वो पूछते हैं। तो कभी भी क्लास में या विद्यार्थियों के साथ यदि संवाद हो, तो अपनी मन स्थिति को बिल्कुल ही शांत में, स्थिर में, और बिल्कुल एक अच्छे इमोशनल वे में, इमोशनल अटैचमेंट के वे में, इमोशनल स्टेबिलिटी के वे में उसके साथ हमेशा एक इंटरेक्शंस करना चाहिए, संवाद स्थापित करना चाहिए, जिससे उसको ये ना लगे कि हमारे अंदर अगर किसी तरह का मानसिक कष्ट है, पीड़ा है, तो उसका प्रभाव उन विद्यार्थियों के बीच में नहीं छलकना चाहिए, और जिससे विद्यार्थी भी बहुत बिल्कुल हम भय के माहौल में ना रहे, डर के माहौल में ना रहे। क्योंकि अगर विद्यार्थी, एक छोटा सा शिक्षक का व्यवहार विद्यार्थियों को कई समय के लिए उनको असंतोष के वातावरण दे सकता है। इसलिए ये पूरा जो मैंने पॉइंट बताया है यहाँ से, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टीचिंग, हम अच्छे उत्तम शिक्षण की कैसी विशेषताओं क्या क्या हो सकती है, ये 17 पॉइंट, जिसको इंग्लिश हिंदी में एक बार पुनः मैं आप सबको रिवीजन कर रहा हूं, जो हमने अब तक एक्सप्लेन किया। अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान, इंग्लिश वाले उसको ध्यान रखेंगे, एक्सचेंज ऑफ डिजायरेबल इंफॉर्मेशन। दूसरा, प्रभावी नियोजन, इफेक्टिव प्लानिंग होना चाहिए। तीसरा, छात्र क्रियाशीलता की उपस्थिति, स्टूडेंट्स रिमेन्स एक्टिव होते रहना चाहिए। चौथा, प्रजातांत्रिक आदर्शों के अनुकूल होना चाहिए, बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर होना चाहिए। सहानुभूति एवं करुणा, दया पर आधारित होना चाहिए। सिंपैथेटिक एंड फुल ऑफ पीटी होना चाहिए। निर्देशात्मक होना चाहिए, डायरेक्शनल होना चाहिए। शिक्षक और छात्र शिक्षक सहयोग, कोऑपरेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, छात्रों के पूर्ण ज्ञान का उपयोग होना चाहिए, पूर्व ज्ञान का उपयोग होना चाहिए, जो यूटिलाइज प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। प्रगतिशील शिक्षण, प्रोग्रेसिव टीचिंग होना चाहिए, और उत्तम शिक्षण विधियों पर आधारित बेस्ट टीचिंग मेथड्स होना चाहिए। उपचारात्मक होना चाहिए, रेमेडियल्स होना चाहिए, निदानात्मक होना चाहिए, डायग्नोस्टिक्स होना चाहिए, बिल्कुल जैसे डॉक्टर रोग का उपचार करते हैं। छात्र योग्यता का संवर्धन होना चाहिए, इंकरेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स मेरिट, इंकरेजमेंट या प्रमोशन ऑफ द स्टूडेंट्स मेरिट। शिक्षक की उपस्थिति, दार्शनिक एवं मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। फ्रेंडली एंड काल्म एटीट्यूड होना चाहिए स्टूडेंट्स के प्रति। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कक्षा व्यवहार होना चाहिए, क्लास ओरिएंटेड होना चाहिए, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। हम किसी तरह का क्लास का माहौल में, एक्चुअल या वर्चुअल माहौल में है, तो बहुत ही अच्छा व्यवहार। छात्र शिक्षक में सौहार्दपूर्ण संबंध होना चाहिए, हेल्दी रिलेशंस होना चाहिए, संवेगात्मक स्थिरता की उपस्थिति होना चाहिए, बिल्कुल इमोशनल स्टेबिलिटी एंड पीसफुलनेस ऑफ माइंड फॉर द टीचिंग एंड स्टूडेंट्स। तो ये पूरा जो 17 पॉइंट है, ये बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक है हमारे गुड टीचिंग व्यवस्था को, टीचिंग एटीट्यूड को। तो आज हम अपने क्लास को यहीं करते हैं। बहुत से आपको क्वेरीज होगा, बहुत सी इस लेक्चर के बाद, सुनने के बाद
आपके विचार बन रहे होंगे, मन में बहुत से बातें आ रही होगी। मुझे लगता है कि आप अपने हर एक बात को आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो आप विश्वविद्यालय आइए। मगध विश्वविद्यालय डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी बोधगया में बिहार का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय है। यहाँ हम बैठकर बहुत से इंटरेक्शंस भी कर सकते हैं, संवाद भी कर सकते हैं। एक शिक्षक का द्वार हर विद्यार्थी के लिए हमेशा खुला है। बस ये है कि हमारे विद्यार्थी जो भूगोल और बहुत से ऐसे विद्यार्थी जो इसका लाभ ले सकते हैं, वो फर्स्ट पेपर को अपना इस तरीके से बेहतर प्रयास करें कि उनका नेट जेआरएफ हो और वो हायर एजुकेशन के फील्ड में, रिसर्च में या शोध में जुड़कर बेहतर रिजल्ट दे। यही हमारी उनकी शुभकामनाएं हैं, उनके प्रति मेरा विचार है। और ये तो आज का लेक्चर्स मैं यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नई चीजों को देखेंगे। तब तक के लिए मैं डॉक्टर पिंटू कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया। थैंक यू।